पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने हाँ, उसमें हमने जो एक्सरसाइज 13.1 है उसको हमने शुरू कर लिया था, मतलब अब वो खत्म ही होने वाली है, एक क्वेश्चन और बचा है तो उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 13.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार जल्दी से याद दिला दूं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा था पिछली क्लास में कि घनाभ के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जो घनाभ होता है, जो घनाभ होता है उसके दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। पहला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसी प्रकार जो घन होता था उसके भी यही दोनों होते थे, घन के भी यही दोनों होते थे। अब अगर मैं बात करूं घनाभ की, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? ठीक है, अगर मैं बात करूं घनाभ की, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? कोई बताएगा मुझे क्या होता था भाई घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? बताओ। छोड़। अगर किसी तो इन घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2l प्लस बी गुणा एच। ठीक है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता था और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता था। ठीक है, इसी के साथ ही घन की बात करते हैं। घन का क्या होता था? अगर मैं घन के बारे में बात करूं, तो घन में सबसे पहली चीज लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज क्या होती है? आपस में बराबर होती। ठीक है, और उसको मैंने मान लिया वो ए है, उसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, या मैं इसको टीएस से लिख सकता हूं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या एलएस से, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? 4a स्क्वायर। ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको प्रूव भी करके बताई थी, आपको याद हो, है ना? अंतर भी बताया था, क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है हमने कहां तक कर लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो गया था पिछली क्लास में, है ना? ये शांति स्वीट स्टॉल वाला जो क्वेश्चन था ये हमने लास्ट में किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। ठीक है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। एक इंफॉर्मेशन हमें यहां मिल गई कि जो हमारी जो जगह है जहां पर कार खड़ी होगी वो कैसी होगी दिखने में? चारों ओर से ढकी होगी और ऊपर से ढकी होगी। ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल चुकी है कि जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो कहाँ का निकालेंगे? चारों ओर का निकालेंगे और ऊपर का निकालेंगे। ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताओ, ये बात सभी को क्लियर हुई? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हमें यहां से ये इंफॉर्मेशन मिली है इस लाइन से कि जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे वो कहां का निकालेंगे? चारों ओर का और ऊपर का। ठीक है, नीचे से हमें मतलब नहीं है। चलो, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा हुआ तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, आधार विमाओं 4 मीटर, 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? एक बात बताओ, मेरे पास ये पेन है, अगर मैं कहूं मुझे इस पेन पर एक कपड़ा चढ़ाना है, तो मुझे कितना कपड़ा चाहिए होगा?
कितने क्षेत्रफल का कपड़ा मुझे चाहिए होगा? अगर मेरे पास ये पेन है और मैं कहूं मुझे इस पेन पर एक कपड़ा चढ़ाना है पूरे पेन पर, तो कितने क्षेत्रफल का कपड़ा चाहिए होगा मुझे? जितना इस पेन का क्षेत्रफल होगा। सिंपल बात है, जितना इस पेन का क्षेत्रफल है, जितना इस पेन ने क्षेत्र घेरा है, उतना ही कपड़ा चाहिए होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? हाँ जी, जो मैंने अभी बताया आपको। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पेन है और उस पर एक कपड़ा चढ़ाना है मुझे पूरे पेन पर, तो कितने क्षेत्रफल का कपड़ा चाहिए होगा मुझे? जितना इस पेन का क्षेत्रफल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहां पर बोला गया है कि तिरपाल जो है वो चारों ओर होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए, तो आपको क्या बताना है कि तिरपाल के का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी जितना चारों ओर का और ऊपर का क्षेत्रफल होगा, उतना ही तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? जितना चारों ओर का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल होगा, उतना ही तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। तो मैं क्या निकालूंगा? सिर्फ क्षेत्रफल निकालूंगा चारों तरफ का और ऊपर का। चारों तरफ का क्षेत्रफल किससे निकालते हैं? कोई बताएगा मुझे? चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? वाह, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। वेरी गुड अंजलि। LSA यानी पार्श्व, अरे मैंने मतलब कितनी बार हर क्लास में बताता हूं मैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है चारों ओर के लिए। और अगर ह, हर जगह का मतलब 6 जगह का देखो, मैंने आपको अंतर बताया था पार्श्व में और संपूर्ण में क्या अंतर होता है, मैं हर क्लास में बताता हूँ। और मैं जब आपसे पूछता हूँ, आप लोगों में से सिर्फ अंजलि का आंसर आता है, बाकी लोग कोई आंसर ही नहीं करते। पार्श्व में क्या होता है? चारों ओर। संपूर्ण में क्या होता है? चारों ओर। जैसे इस कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालू, किसी कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालू, तो उसमें क्या आएंगी? सिर्फ 4 दीवारें। और अगर मैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या आएंगी? 4 दीवारें और साथ में छत और फर्श। तो ये अंतर होता है। जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसमें ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल ऐड नहीं होता। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल नहीं होता उसमें। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह होता है। ये बात सभी को क्लियर है? लास्ट बार बता रहा हूं क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम दूसरी चीजें। इसको नोट डाउन कर लो यार अपनी नोटबुक में कहीं, प्लीज। क्वेश्चन तभी तो कर पाओगे जब पता होगा कि हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं यहाँ पर एक ऐसा बना लेता हूं जगह जहां पर कार मुझे खड़ी करनी है। तो मान लो ये त्रिपाल है, सॉरी ये वो जगह है, इस तरीके की ये जगह है जिसके अंदर कार खड़ी करनी है। इसमें ऊपर तिरपाल लगेगा, आगे तिरपाल लगेगा, पीछे तिरपाल लगेगा, दाईं और बाईं ओर। तिरपाल कहाँ कहाँ लगेगा मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो ऊपर की तरफ लगेगा, इस हिस्से में, इस हिस्से में लगेगा एक तो तिरपाल ऊपर। ठीक है, एक इस वाले हिस्से में लगेगा, एक पीछे वाले हिस्से में लगेगा, एक इधर वाले हिस्से में लगेगा और एक सामने। मतलब नीचे कुछ नहीं लगेगा। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन अगर शब्दों में कहूं मैं तो कहां कहां लगेगा? चारों तरफ लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है? आपको दिया हुआ है कि विमाएं कितनी है, 4 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2.5 मीटर। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो ये पहले लिखा होता है वो लंबाई होती है, जो बाद में लिखा होता है ये चौड़ाई होती है, और ये जो लिखा है ये ऊंचाई है। ठीक है। 4 गुणा 3 गुणा 2.5 का मतलब 2.5 का मतलब क्या है? 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर है? मीटर है। ठीक है। 4 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2.5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो तिरपाल है उसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर, ऊंचाई कितनी है? 2.5 मीटर। तो ये नियम है, पहले लंबाई लिखते हैं फिर चौड़ाई लिखते हैं फिर ऊंचाई लिखते हैं। पहले एल लिखा जाता है फिर बी फिर एच। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एल है 4 मीटर, बी है 3 मीटर, एच है 2.5 मीटर। मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल। मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहाँ का निकालना है? ऊपर का और चारों ओर का। तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो, पहले ऊपर का क्षेत्र, सॉरी चारों ओर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अभी तो बताया।
कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? अरे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, अभी तो बताया 2 मिनट पहले। चारों ओर का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? एल एस से, वेरी गुड। ठीक है, तो निकालते हैं। तो क्षेत्रफल मुझे निकालना है यहां पर, कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी चारों तरफ लगेगा ना तिरपाल, तो चारों तरफ का हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस ऊपर की तरफ लगेगा तिरपाल, ऊपर का क्षेत्रफल क्या होगा? जितना नीचे का होगा। अरे जितना नीचे फर्श का होता है उतना ही छत का होगा। अगर एक घनाभ के आकार का कमरा है तो जितना नीचे का क्षेत्रफल होगा उतना ऊपर का होगा। नीचे का कितना है? एल गुणा बी। नीचे का कितना है? एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। नीचे का देखो, सिर्फ नीचे का, नीचे का क्षेत्रफल क्या है? एल गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? एल गुणा बी। तो इसमें बस अब हमें चीजें रखनी है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 एल प्लस बी गुणा एच प्लस एल गुणा बी। तो एल और बी और एच के मान रख दो। एल कितना है? 4, तो 2 गुणा 4 प्लस बी कितना है? 3 गुणा एच कितना है? 2.5 प्लस एल कितना है? 4 गुणा बी कितना है? 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणा 4 और 3 7 गुणा 2.5 प्लस 4 दिया 12, तो 2 सत्ते 14 गुणा 2.5 प्लस 12, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, यहाँ आ गया दशमलव प्लस 12, या मैं इसको लिख सकता हूं 35 प्लस 12 47 मीटर स्क्वायर, 47 मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ बताओ? तो जो कुल तिरपाल जो लगेगा, कुल जो उसका एरिया होगा, कुल जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 47 मीटर स्क्वायर या 47 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 13.1 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये था क्यूब और क्यूबॉइड, यानी घन और घनाभ के बारे में जो भी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं बेलन यानी सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो बेलन या सिलेंडर क्या होता है? सबसे पहले ये दिखता कैसा है? सबसे पहले ये दिखता कैसा है? अच्छा, दिखने से पहले ये बनता कैसे है वो समझते हैं। मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपके पास एक आयत है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से समझना। बेलन के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। मान लो आपके पास एक आयत है इस तरीके से, जिसकी लंबाई है एल, जिसकी लंबाई क्या है? एल, और इसकी जो चौड़ाई है मान लो वो एच है। इसकी जो चौड़ाई है मान लो वो कितनी है? एच है। ठीक है, मेरे पास मान लो ये एक आयत है इस तरीके से। ये एक मैंने पेपर लिया, दिख रहा है सभी को? आयत की तरह है ये पेपर। ये पेपर है एक आयत की तरह दिख रहा है सभी को। इसको थोड़ा पार्ट वो कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक पेपर आपको दिख रहा होगा सभी को, आयत की तरह। मैं क्या करता हूं, इसको नीचे से, मतलब ये जो लंबाई वाला हिस्सा है उसे ऐसे मोड़ रहा हूं मैं। नीचे से इसको लंबाई के सापेक्ष ऐसे मोड़ देता हूं, इस तरीके से, ऐसे गोल। ठीक है, ये मैंने ऐसे मोड़ दिया। मैंने नीचे इसकी लंबाई वाला हिस्सा पकड़ा और इसको नीचे से पकड़ के मोड़ दिया, तो ये देखो ये एक बेलन बन गया। इसका देखो ये एक वृत्त है, आपको ये एक सर्कल दिख रहा है सभी को, ये इधर दिख रहा है सभी को। ये मतलब एकदम सर्कल की तरह नहीं दिख रहा होगा, बस सो मान लो, है ना? ये एक सर्कल है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक सर्कल है और बीच में ये।
तो ये जो आकृति होती है इसको हम कहते हैं बेलन। ये जो आकृति होती है इसको हम कहते हैं बेलन। ये सभी को क्लियर हुआ? ये सभी को क्लियर हुआ? दिख रहा है सभी को? बताओ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये पेपर ले लो, एक पेपर, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ दिया मैंने। अब इसमें मैं क्या मतलब आपको कौन सी मैंने इसमें थ्योरी लगा दी? ऐसे मोड़ लो ना इसको, मोड़ दे, ऐसे घुमा घुमा लो इसको। ऐसे नहीं देखते थे बचपन में आंख में से ऐसे कैमरा बना के? छोटे बच्चे करते हैं, पेपर लेते हैं उसको ऐसे मोड़ के वैसे देखते हैं, ऐसे करके। अरे दिख रहा है सभी को? ये मेरी आंख दिख रही है सभी को इसमें से? ये आपको यहाँ पर एक सर्कल दिखेगा, ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, बीच में ये एक हिस्सा है। अब दिख गया? ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है? देखो कि इधर भी है, ठीक है। ये है बेलन। ये क्या है? बेलन है। तो पहले ये क्या था? पहले ये एक आयत था। पहले ये एक आयत था, यानी पहले ये क्या था? एक आयत था। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया क्या होता है इसका? अगर मैं यहां पर लिखूं आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा बताओ? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, L/H, L/H, यही होगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जब मैंने इसको नीचे से घुमा दिया था, पहले ये एक आयत था, पहले ये एक आयत था, जब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया था, तो ये जो लंबाई है नीचे, ध्यान से देखना, ये जो नीचे लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, ये वाली जो लंबाई है, जब ये आयत था तो ये लंबाई थी, जब ये आयत था तो नीचे लंबाई थी। जब मैंने इसको बेलन बना दिया, जब मैंने इसको बेलन बना दिया, तो ये लंबाई क्या बन गई है? अब देखो, अब मैंने इसको यहां पर ऐसे बेलन बना दिया, जब मैं, ये आयत था तो ये लंबाई थी, जब मैंने इसको ऐसे बेलन बना दिया तो अब ये क्या बन गया? देखो ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ये सर्कल बन रहा है। पहले लंबाई थी ये, पहले ये लंबाई थी, जब मैंने इसको घुमा दिया ऐसे, तो वो लंबाई अब क्या बन गई है? बस इसको देखो, नीचे वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को देखो, ये लंबाई है। अब मैंने इसको घुमाया, अब ये लंबाई क्या बन गई है? नीचे सर्कल बन गई है, देखो ये बन गई सर्कल। तो वो जो लंबाई थी अब वो किसमें कन्वर्ट हो गई है? वो जो लंबाई थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई है? वृत्त के परिधि में। वृत्त की परिधि क्या होती है? पहले परिधि समझ लो, हो सकता है आपको परिधि में डाउट हो। परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस हम इसको बोलते हैं, परिधि। परिधि क्या होती है? अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं, अगर मैं यहां पर मान लो एक सर्कल बनाऊं, तो परिधि क्या होती है? ये जो हिस्सा है, ये परिधि है इसकी, ये बाउंड्री, ये पूरी क्या है? परिधि है। क्लियर हुआ? ये क्या है? परिधि है, जिस पर ये आपको ये घूमता हुआ दिख रहा है, ये क्या है? परिधि है। ये क्या है? परिधि है, इसको बोलते हैं परिधि। ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये क्या है? ये क्या है? परिधि है। सबको समझ आया परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर ये एक वृत्त है तो इसकी परिधि क्या होगी? ये अगर ये सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। परिधि अगर सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, यानी जो लंबाई थी अब क्या बन गई है? परिधि बन गई है। जो लंबाई थी, पहले ये लंबाई थी, नीचे देखो ना, पहले ये लंबाई थी, अब जब मैंने इसको घुमा दिया तो ये लंबाई अब क्या बन गई है? परिधि बन गई है। ये लंबाई अब क्या बन गई है? परिधि बन गई है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। ये बात, ये आपको वृत्त में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अब लिख लो। एक वृत्त की परिधि कितनी होती है? आर क्या होता है? त्रिज्या। यहां पर आर क्या, अगर ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या, रेडियस। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं? सबसे पहले त्रिज्या समझो, त्रिज्या क्या होती है?
त्रिज्या क्या होती है? किसी वृत्त के, ये वृत्त है, उसके केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, और इस वृत्त की जो परिधि है इसको हम क्या बोलते हैं? 2 पाई आर। आर क्या है? त्रिज्या। ठीक है, यानी जिस पर मैं ये रेड कलर का सर्कल घुमा रहा हूं ना, इसकी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। यानी यानी आपको यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो पहले इस आयत की लंबाई थी एल, वो अब क्या बन गई है? 2 पाई आर, है ना? पहले ये एल था, पहले ये लंबाई एल थी, जब मैंने इसको घुमा दिया तो ये एक वृत्त बन गया, यानी एक परिधि बन गई। तो अब ये क्या बन गया है? 2 पाई आर। ये सबको क्लियर हुआ? बताइए, ये सबको क्लियर हुआ? आप इसमें देख सकते हो यहां पर, ये पहले शुरू में एक लंबाई थी एल, जब मैंने इसको घुमा दिया तो अब ये क्या बन गई? परिधि बन गई 2 पाई आर। तो मैं एल की जगह यहां क्या रख दूंगा? 2 पाई आर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? एल की जगह क्या रख दूंगा? 2 पाई आर इंटू एच। तो ये कितना होता है? 2 पाई आर एच। अरे जब आयत था वो एल था, जब बेलन हो गया तो वो 2 पाई आर हो गया। तो ये फॉर्मूला यहां से आया। मेरा मेन मकसद आपको यही समझाने का था, ये फॉर्मूला आया कहां से। याद तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन पता होता है तो ज्यादा अच्छा होता है ना? पता होगा तो आप 10 लोगों को और बताओगे कि ये कैसे आया। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता चल गया कि कैसे आया, तो आप 10 लोगों को और बता सकते हो कि ये ऐसे आया। तो ये सबको क्लियर हुआ कैसे आया ये फॉर्मूला? तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। अच्छा एक चीज हो, वक्र पृष्ठ क्या होता है? मैंने आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो बता दिया, वक्र पृष्ठ बताना भूल गया। देखो ये आयत था, दोबारा देखो, ये एक आयत था। अगर मैं कहूं इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, ये सारा हिस्सा इसका क्षेत्रफल है ना। ये जो पेपर है, जितना क्षेत्र इसका है, ये इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? ये सारा हिस्सा, ये सब क्षेत्रफल है इसका। यानी अगर मैं लंबाई की चौड़ाई में गुणा कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ये इसका क्षेत्रफल है, कि अगर मैं इसको रख दूंगा तो ये इतना क्षेत्र क्या करेगा? घेर लेगा। क्षेत्रफल से मतलब है ये हिस्सा, ये जिस पर मेरा हाथ चल रहा है, ये क्षेत्रफल है। ये क्या है? क्षेत्रफल है। जब मैंने इसको बेलन बना दिया, जब मैंने इसको बेलन बना दिया, अब क्या है? क्षेत्रफल। अरे पेपर तो वही रहेगा, पेपर तो वही रहेगा, पेपर थोड़ी ना बदलेगा, इसका क्षेत्रफल थोड़ी ना बदल जाएगा। जब ये आयत था तब जितना इसका जब क्षेत्रफल था, जब बेलन बना लूंगा उतना ही रहेगा। मैंने कहीं से इसको काटा थोड़ी है बेलन बनाने के लिए, बस इसको घुमा दिया। तो ऐसे घुमाने से क्या इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा पेपर का? ऐसे घुमाने से या ऐसे करने से या इसको ऐसे मोड़ने से इसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। जितना क्षेत्रफल आयत का है उतना ही जब मैं इसको बेलन बना दूंगा तब भी रहेगा। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को कहते हैं। यानी जब ये बेलन बन जाएगा तो ये जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है, जो ये चारों तरफ का क्षेत्रफल है, मैं इसको बेलन बना ही लेता हूं इस तरीके से। तो ये जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है, ये सारा, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं? ये सारा, ये पेपर सारा, ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहां पर एक बेलन बनाकर दिखाऊं, अगर मैं आपको यहां पर एक बेलन बनाकर दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊं यहां पर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये हिस्सा, बीच वाला हिस्सा। बीच वाला हिस्सा क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो क्वेश्चन में जब भी वक्र पृष्ठ की बात हो रही हो तो आप लोग समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहा हूं मैं? बीच वाले हिस्से की। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया था ना, पार्श्व और संपूर्ण। पार्श्व की जब बात करते थे तो चार दीवार, और संपूर्ण की बात करते थे तो सब कुछ। ऐसे ही यहां पर सिर्फ बीच वाला हिस्सा, ये क्या है? वक्र है, वक्र पृष्ठ है। ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दो तो सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। इसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बताओ ये सबको क्लियर हुआ? इसके बाद बात करते हैं संपूर्ण की। पहले ये बताओ ये सबको क्लियर हुआ? अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा, ये ले। ठीक है, तो पहले हमने सीखा एक आयत था,
पहले हमने सीखा एक आयत था जिसकी लंबाई एल थी, फिर मैंने इस आयत को मोड़ा, तो ये जो एल था वो क्या बन गया, मोड़ने पर एल क्या बन जाएगा, एक गोला, सॉरी एक वृत्त। ये एल, अरे रिपीट ही तो कर रहा हूं भैया जीतू, रिपीट ही तो कर रहा हूं, रुक तो जाओ। आर टाइप कर रहा हूं, मेरी सुन तो लो, मैं रिपीट ही कर रहा हूं। पहले क्या था, एक आयत था जिसकी लंबाई थी एल। जब मैंने इसको मोड़ दिया तो ये जो लंबाई एल है ये किसमें कन्वर्ट हो गई, एक वृत्त में। ये लंबाई जो एल है नीचे की, ये जो लंबाई एल थी वो किस में बदल गई, एक वृत्त में बदल गई। और वृत्त की लंबाई क्या होती है, लंबाई मतलब परिधि, परिधि मतलब ये हिस्सा, ये कितना होता है 2 पाई आर, तो मैंने एल की जगह रख दिया 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, ये आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है वक्र पृष्ठ क्या होता है। जैसे आयत है, पहले ये बताओ इस आयत का क्षेत्रफल समझ आ रहा है जितू क्या होगा, ये सारा हिस्सा, ये जो है ये सब क्षेत्रफल है, ये पेपर पूरा, जो सामने से जो आपको पेपर में जो भी दिख रहा है सब इसका क्षेत्रफल है। जब मैंने इसको बेलन बना दिया तो वक्र पृष्ठ यही है, यही पेपर। ठीक है, तो अगर ये एक बेलन है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा जो ये वक्र पृष्ठ है। ऊपर एक गोला, एक सर्कल वृत्त बन रहा है, नीचे एक वृत्त बन रहा है, इसको भूल जाओ। बस ये जो हिस्सा है ये वक्र पृष्ठ है, जैसा आपको यहाँ पर बना के दिखाया गया है। बेलन में 3 हिस्से दिखते हैं आपको, ठीक है, बेलन में 3 हिस्से दिखते हैं, एक ऊपर वृत्त, बीच में ये, और नीचे वृत्त। ऊपर और नीचे को छोड़ दो, बीच वाला हिस्सा कहलाता है वक्र पृष्ठ। अब आया समझ में, अब आया समझ में। बाल्टी है, बाल्टी होती है ना, बाल्टी तो सभी के घर में होती है जिसमें हम नहाते हैं, बकेट जिसको बोलते हैं। बाल्टी का जो वो हिस्सा होता है बीच वाला, बाल्टी में ऊपर एक गोल, एक वृत्त बना होता है बाल्टी में ऊपर, नीचे एक वृत्त बना होता है, बीच में ऐसे होती है बाल्टी। तो वो जो बीच वाला हिस्सा है ना बाल्टी का, उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। वो जो बाल्टी का बीच वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ऐसे जो घूमता रहता है। ऊपर वृत्त होता है, नीचे वृत्त होता है, बीच में बाल्टी ऐसे घूमती रहती है। तो अगर बाल्टी का वक्र पृष्ठ बोलूं तो वो बीच वाला सारा हिस्सा वक्र पृष्ठ है। अब आया समझ में जीतू। ठीक है, अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, सब कुछ। मतलब अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज कहां होता है, देखो जब मैंने आपको ये बनाकर दिखाया था तो इसमें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ऊपर इसमें ना तो ऊपर कुछ क्षेत्रफल है ना ही नीचे कुछ क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल से मतलब यह है कि पेपर, ऊपर कुछ पेपर दिख रहा है आपको इस वृत्त में, ये जो वृत्त है इसमें कुछ पेपर है क्या, नहीं। ये वाला जो वृत्त है इसमें कुछ पेपर है क्या, नहीं। मान लो मैं इसको बंद कर दूं, इधर से भी इधर से भी, मान लो मैं दोनों तरफ से इसको बंद कर दूं, यहां भी एक पेपर लगा दूं, यहां भी एक पेपर लगा दूं, तो वो जो पेपर यहां लगेंगे उनका भी तो कुछ क्षेत्रफल होगा। अभी ये खोखला है, अभी ये क्या है, खोखला है, बीच में कुछ नहीं है इसके। अभी क्या है, ये खोखला है, बीच में कुछ नहीं है इसके। अगर मैं इसके इधर और इधर, जैसे वो होता है, आपने वो देखे होंगे ड्रम होते हैं, ड्रम, ड्रम कैसा होता है, ऊपर से भी बंद होता है नीचे से भी बंद होता है। जब हमें उसमें कुछ पानी भरना होता है तो उसको खोल के उसमें पानी भर देते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। तो वहां पर आता है संपूर्ण पृष्ठ, यानी बीच वाला हिस्सा तो है ही उसमें, ऊपर जो ढक्कन लगा है उसमें उसका क्षेत्रफल प्लस नीचे जो ढक्कन लगा है उसका क्षेत्रफल, वहां पर आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अंतर समझ आ रहा है। वक्र पृष्ठ कहां आ रहा था, जब ऊपर और नीचे से कोई चीज खोखली है, जब कोई चीज ऊपर से और नीचे से खोखली है तो वहां पर आ रहा था वक्र पृष्ठ। जब वो ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है तो आ रहा था संपूर्ण पृष्ठ। तो वहां पर क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो ऊपर से बंद है, ये ऊपर से बंद है, ऊपर क्या बन रहा है, सर्कल। ये ऊपर से बंद हो गया, मान लो मैंने इसको बंद कर दिया ऊपर से, यहां से इस तरीके से, तो अब ये ऊपर से भी बंद है, ये नीचे से भी बंद है, बंद हो गया ये सारा। तो ऊपर क्या है, एक वृत्त है। अगर आप ध्यान से देखो इसको, ऊपर क्या है, एक मिनट, एक वृत्त है ये। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² प्लस, नीचे क्या है, एक वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, πr² प्लस, बीच वाले का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है 2πrh। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, πr² प्लस πr² क्या होगा, 2πr² प्लस 2πrh।
आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, आर प्लस एच। ये फॉर्मूला आया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, ये फॉर्मूला था वक्र पृष्ठ का, ये था संपूर्ण पृष्ठ का। अगर समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए हैं तो रिकॉर्डिंग देख लेना, दोबारा पूछ लेना, तब भी ना समझ में आए तो तीसरा इलाज इसका है, याद कर लेना। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये चीजें याद ना करनी पड़े, समझ में आ जाए। ठीक है, समझना आसान है इन चीजों को। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई बेलन की। कोई डाउट? वक्र पृष्ठ, बीच वाला हिस्सा, संपूर्ण पृष्ठ, सब कुछ, ऊपर भी, बीच में भी और नीचे। ठीक है, समझ आया सभी को यहां तक? अब इनको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन में आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गए हैं कॉन्सेप्ट तो और आसान हो जाएंगे। तो एक बार मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बेलन के अंदर क्या होता है। एक बेलन के अंदर क्या क्या होता है, तीन चीजें होती है। ऊपर एक क्या होता है, वृत्त। नीचे क्या होता है, एक वृत्त। बीच में क्या होता है, वक्र। ठीक है, वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। वक्र का क्षेत्रफल क्या है, तीन हिस्से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वक्र का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब इन तीनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ की बात हो रही है तो सिर्फ दूसरा हिस्सा, और अगर बेलन खोखला नहीं है, ऊपर भी कुछ मटेरियल लगा है, नीचे भी कुछ मटेरियल लगा है, तो संपूर्ण पृष्ठ। अब बताओ, चले एक्सरसाइज की तरफ? कोई डाउट नहीं है अगर तो सभी को क्लियर हुआ? बोरिंग तो नहीं लग रहा? बोरिंग तो नहीं लग रहा? जैसे सेल है, देखो ये एक सेल दिख रहा है सभी को मेरे हाथ में, ये देखो, ये सेल है। अगर इस सेल का ये वाला हिस्सा देखो, यहां पर भी कुछ मटेरियल लगा है इसका, यहां पर भी कुछ मटेरियल लगा है ना इसमें ऊपर, और नीचे भी मटेरियल लगा है इस तरफ भी। कोई भी सेल ले लो, रिमोट का सेल निकाल के देखो, उसमें ऊपर भी कुछ मटेरियल लगा है, नीचे भी कुछ मटेरियल लगा है, तो यहां पर क्या लगेगा, संपूर्ण पृष्ठ। क्योंकि ऊपर भी कुछ है, नीचे भी कुछ है और बीच में तो है, तो ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, संपूर्ण पृष्ठ का। ये क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए, ऊपर, नीचे और बीच में। मान लो ये बीच में से मैं इस ढक्कन को निकाल दो, ऊपर का भी ढक्कन निकाल दो, नीचे का भी ढक्कन निकाल दो, तो ये खोखला हो जाएगा फिर बीच में से, यानी ऊपर भी कुछ मटेरियल नहीं होगा, नीचे भी कुछ मटेरियल नहीं होगा। तब मैं क्या निकालूंगा, सिर्फ जो है उसका, यानी वक्र पृष्ठ। अंतर समझ में आया दोनों में? दोनों में अंतर समझ में आया है सभी को? तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 30.2। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये है एक्सरसाइज 13.2। शुरू करते हैं क्वेश्चंस करने। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इसमें कहा गया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं आप लोग इसको, आसान है, कोशिश करिए। अपनी बुक भी आप अपने पास रखा करें, जिससे, क्योंकि मुझे इधर उधर करनी पड़ती है स्क्रीन बार बार, है ना, तो बुक अगर आपके सामने रहेगी तो आपको क्वेश्चन वहां से दिख जाएगा। तो क्या क्या दिया गया है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, यानी सिर्फ बीच बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ, ये जो सेल है, इसका मैं अगर वक्र पृष्ठ बताऊं तो क्या होगा, सिर्फ बीच बीच वाला हिस्सा, यानी उसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, व्यास, यानी डी। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। ठीक है, तो निकालिए, पहले त्रिज्या निकालो, आर का मान निकालो, उसमें 2 की गुणा कर दोगे तो वो व्यास हो जाएगा। ठीक है, करिए। तो अगर आप चाहें तो ये चीज लिख सकते हैं कि जो व्यास होता है, वैसे आपको पता होगी ये चीज, फिर भी अगर, क्योंकि मैं सेफ खेलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो किसी से मिस हो जाए,
तो जो व्यास होता है वो बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, मैं मानता हूं आप लोगों को पता होगी, लेकिन सेफ खेलना चाहिए हमेशा, तो मैं वही सेफ ही खेल रहा हूं। करिए सॉल्व सभी लोग। त्रिज्या निकाल लो, फिर व्यास निकालने के लिए उसकी 2 से गुणा कर दो। सभी लोग ध्यान से सॉल्व कर। हाँ जी, सभी लोग करेंगे और चैट बॉक्स में आंसर देंगे। 2। अंजलि का आंसर आया 2। व्यास यानी डायमीटर आपको निकालना है। चलिए देखो करते हैं, इसको कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ओके जी, 2 पाई आर एच बराबर 88। 2 पाई आर एच बराबर 88 दिया हुआ है। ठीक है, तो दो ऐसे का ऐसे ही गुणा, पाई की जगह 22/7 गुणा, और मुझे निकालना है गुणा एच कितना है 14 बराबर 88। ये सबको समझ में आया। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, आर क्योंकि मुझे निकालना है, और एच दिया हुआ है 14। यहां से आर हम निकाल सकते हैं, वेरी गुड, 2 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो 7 और 14 कट गए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यहां से 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 गुणा 22 गुणा आर बराबर 88। ठीक है, 22 गुणा 4 कितना हो गया 88, गुणा आर बराबर 88। तो यहां से आर कितना आया, यहां से आर कितना आया 88/88 यानी 1। ये क्या आई है त्रिज्या, ये क्या आई है हमारी रेडियस, त्रिज्या। लेकिन मुझे क्या चाहिए डी, तो डी क्या होता है दुगना होता है, तो डी बराबर 2 गुणा 1 यानी 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। तो डी बराबर 2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले यूज करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़ते हैं सभी लोग ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, ठीक है, एच बराबर कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और 140 सेंटीमीटर व्यास, डी बराबर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग ये डिसाइड करो, अच्छा छोड़ दो, पहले एक बात बताओ, ये एक सेल है, इस सेल पे अगर मुझे क्या चढ़ाना है, कोई चादर चढ़ानी है, तो कितनी चादर चढ़ेगी इस पे। ये सेल है, सभी को दिख रहा है ये सेल, हाँ दिख रहा है सभी को, देखो और पास ले जाता हूं, ये सेल, अगर मुझे इस पर चादर चढ़ानी है तो कितनी चादर चढ़ाऊंगा मैं, बताओ। जितना ये खुद है उतनी चढ़ेगी इस पे, जितना इसका क्षेत्रफल है उतनी ही चादर चढ़ाऊंगा ना इस पे मैं, है ना। जितना ये खुद है उतनी ही चादर चढ़ाऊंगा, यानी जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतनी चादर चढ़ेगी। तो इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें ये बोला बोला गया है कि टंकी कैसी है, बंद है और बेलनाकार है। टंकी कैसी है, बंद है और बेलनाकार है। बंद होने का मतलब ये है कि उसमें ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है। इसीलिए मैंने आपको बताया था संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में अंतर। क्वेश्चन में सोचेंगे ना, सोच क्वेश्चन में हमें ये तो पता चलेगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन कौन से क्षेत्रफल का लगेगा, कौन से एरिया का लगेगा, सीएस से लगेगा या
टीएस से लगेगा, है ना, वक्र पृष्ठ लगेगा या संपूर्ण लगेगा। तो ये जो टंकी है इसमें बोला गया है वो बंद है। बंद से मतलब ये है ऊपर भी कुछ लगा हुआ है नीचे भी कुछ लगा हुआ है, यानी ऊपर भी कपड़ा चढ़ेगा नीचे भी कपड़ा चढ़ेगा और इधर भी कपड़ा चढ़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टीएस से। वेरी गुड सौरभ, जीतू, समझ आया सभी को कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्यों लगेगा? पहले ये बताओ, क्वेश्चन गया बाहर में, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि टीएसए क्यों लगेगा? सभी लोग बताओ, ठीक है। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि टीएस से क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे इसका क्या चाहिए, इस पर कपड़ा कितना चढ़ेगा, तो कपड़ा ऊपर भी चढ़ेगा नीचे भी चढ़ेगा, क्योंकि टंकी बंद है, ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, और यहां भी चढ़ेगा। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा टंकी का उतना ही कपड़ा चढ़ेगा। तो टंकी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, टीएस से। तो आप यहां पर क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। तो अब आप क्या निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, टीएसए निकालिए सभी लोग, ठीक है। तो एच 1 मीटर है और यहां से आप आर निकाल सकते हो। आर कितना होता है, आधा होता है इसका 140/2, व्यास का आधा यानी 70 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी देख लो किसमें निकालना है, वर्ग मीटर में निकालना है ना। क्वेश्चन में बोला गया वर्ग मीटर, तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलो। मीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से डिवाइड करके, 100 से भाग करके। तो ये हो जाएगा 70/100 मीटर, और 0 से 0 कट गया यानी 0.7 मीटर। तो आपके पास फाइनली एच है 1 मीटर, 1 मीटर, और आर है 0.7 मीटर। आपको निकालना है टीएस से, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h+r। रखिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका सभी लोग। सब कुछ मैंने बता दिया है, आप लोग कैलकुलेट करिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। सभी लोग ध्यान से करेंगे सॉल्व। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एच दिया हुआ है 1 मीटर, व्यास दिया था, व्यास से त्रिज्या निकाली। क्योंकि मुझे आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ा। वो कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। 70 को 100 से भाग किया, 0 से 0 कट गई, 7 को 10 से भाग करोगे तो 0.7 आया। एच है 1 मीटर, आर है 0.7 मीटर। टीएसए का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टंकी बंद है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ऊपर भी कपड़ा लगेगा नीचे भी लगेगा। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक भाई, करिए सॉल्व जल्दी से। हाँ जी, क्या हुआ, सभी लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, मैं वेट कर रहा हूं। अरे मेरी आवाज आ रही है सभी को, क्या हुआ भाई? चलो मैं ही करता हूँ। दो ऐसे का ऐसे ही, पाई का मान 22/7। ओके अंजलि, 7.48 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। इंटू आर कितना है 0.7, एच कितना है 1, प्लस आर कितना है 0.7। चलो तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। ये डेसिमल हट गया नीचे, 10 आया, 2 × 22/7 गुणा 7/10, और 1 में इसको जोड़ोगे तो 1.7 आया। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 1.7/10,
10, 17 चौक 68, हासिल में 6, 17 चौक 68 और 6 74, और एक डिजिट से पहले क्या है, डेसिमल है, दशमलव है, तो यहां पर भी क्या आ गया, दशमलव आ गया बटे में 10। अब जब नीचे एक जीरो है तो दशमलव कहां जाएगा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हम 10, 100, 1000 इन सबसे भाग करते हैं तो जितनी जीरो होती है दशमलव उतना लेफ्ट में जाता है, उतना बाईं ओर जाता है, और जब मैं गुणा करता हूं तो दशमलव उतना राइट में जाता है, तो ये कहां जाएगा, लेफ्ट में। तो ये क्या बन गया, 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोगों को पहले डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, और वो कैसे डिसाइड होगा, वो क्वेश्चन को ध्यान से, जैसे इस क्वेश्चन में हमें हिंट दिया था टंकी बंद है और बेलनाकार है। बंद है तो मतलब सब कुछ है ना, संपूर्ण पृष्ठ है, और बेलनाकार है तो बेलन का, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला रखो, जो चीजें दी हुई है उसको रखो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अरे ये तो छोटा ही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है धातु का एक पाइप है, 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए 1, 2, 3, ये इन तीनों चीजों को बताना है। छोड़ो क्वेश्चन को, पहले ये समझते हैं आंतरिक और बाहरी, मतलब इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर, आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास होता क्या है ना। सबसे पहले तो ये हमें ये जानना जरूरी है कि आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास क्या होता है। आपने वो देखे होंगे जो पानी के पाइप होते हैं, ठीक है, मान लो ये है एक, इस तरीके का कोई पाइप है। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको सॉल्व करने का क्या फायदा, फिर तो याद करने से याद ही करना पड़ेगा वो। इस तरीके का कोई पाइप है जिसकी कुछ मोटाई है। मोटाई से मतलब क्या है कि इसके अंदर एक और हिस्सा है पाइप का, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं यहां पर बना देता हूं। यहां पर ये पाइप है, मैं भी समझाऊंगा ये पाइप मतलब है कैसा। ये ना इस तरीके से बना हुआ है। देखो ये पाइप कैसा है, इसमें ना ये मोटाई है इसकी, ये जो आपको कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर जो है, ये क्या है, पाइप की मोटाई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बीच में से पानी मतलब निकल सकता है। इस तरीके का पाइप है ये ऐसे पाइप होते हैं ना, वो मोटे वाले पाइप होते हैं, उनकी कुछ मोटाई होती है। ठीक है, तो ये ऐसा ही पाइप है, ये बीच में से पानी निकलेगा और ये इसकी मोटाई है पाइप की। ये बाहर वाला हिस्सा है पाइप का, ये अंदर वाला हिस्सा है पाइप का, और ये इसकी, ये समझ में आया, डायग्राम समझ में आया सभी को। जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल के थोड़े से हिस्से में मैं छेद कर दूं, देख ठीक है, ये ऊपर थोड़ा सा जो हिस्सा है उसमें मैं छेद करके पिन इधर से घुसाऊं और इधर से निकाल दूं पिन, तो आपको बस थोड़ा सा इसकी कुछ मोटाई रहेगी और थोड़ा सा हिस्सा खाली दिखेगा। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं कि वो पूरी तरीके से खाली, ये सभी को समझ में आया। कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। ना तो मतलब पूरे तरीके से खाली है, उसके ऊपर के और नीचे के हिस्से ना तो खोखले हैं पूरे, और ना ही पूरे भरे हुए हैं, थोड़े से खाली थोड़े से भरे हुए।
ठीक है, बताइए। ये इस तरीके का पाइप है, इस पाइप की बात हो रही है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और समझते हैं। अब मान लो इस पाइप को मैं गिरा दूं, अभी ये पाइप खड़ा हुआ है, ऐसे मैंने जमीन पर खड़ा करके ऐसे रखा हुआ है। जब मैं इसको नीचे गिरा दूंगा तो ये मुझे कैसा दिखेगा? ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ये मुझे कैसा दिखेगा? ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। भाई देखो, इसको, इन चीजों को समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन आसान लगेगा। ऐसा दिखेगा ना, बस ये जो गिरा दिया है मैंने, तो इसका बस सामने वाला हिस्सा दिखेगा। जैसे ये है सेल है, मैंने ये गिराया हुआ है ऐसे, तो बस यही तो दिख रहा है आपको इधर वाला। देखो देखो, ये सेल देखो क्या दिख रहा है, सिर्फ एक गोला दिख रहा है। ये सेल पहले ऐसे था, खड़ा था ऐसे, ऐसे ही ये पाइप पहले खड़ा था। मैंने इसको धक्का मार के नीचे गिरा दिया तो अब आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ सामने वाला हिस्सा। ऐसे ही इसमें भी जब मैं इस पाइप को गिरा दूंगा तो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखेगा, सामने वाला। ठीक है, बस इसी में है सारा खेल जो भी है। तो ये जो अंदर वाली त्रिज्या है, इसमें दो त्रिज्याएं हैं, एक अंदर वाले वृत्त की और एक बाहर वाले वृत्त की। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, एक तो त्रिज्या है अंदर वाले वृत्त की ये, और एक त्रिज्या है बाहर वाले वृत्त की ये। तो जो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है उसको कहते हैं हम आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या। और जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये सफेद वाला जो वृत्त है वो बाहर की तरफ है, तो उसको हम बोलेंगे बाहरी त्रिज्या। ये सबको क्लियर हुआ आंतरिक और बाहरी क्या होती है? जल्दी बताओ, ये सबको क्लियर हुआ आंतरिक और बाहरी क्या होती है? कोई पाइप है जो कि ना पूरी तरीके से खोखला है और ना ही पूरी तरीके से भरा हुआ है, उसको मैंने गिरा दिया तो वो गिराने पर ऐसे दिखेगा। तो जो अंदर वाली त्रिज्या है उसको आंतरिक त्रिज्या बोला गया है, और जो बाहर वाली त्रिज्या है उसको बाहरी त्रिज्या बोला हुआ है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं R1। जो आंतरिक त्रिज्या है, जो आंतरिक त्रिज्या है उसको मैंने क्या मान लिया? R1। R1। और जो बाहरी त्रिज्या है उसको मैंने क्या मान लिया? R2। ये मान ली मैंने R2। ठीक है, R1 कुछ किसी को भी मान सकते हो, R1 R2। मैंने अंदर वाली को R1 माना है, बाहर वाली को R2 माना है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? दो त्रिज्याएं हैं इसकी, अंदर वाली को R1 माना है और बाहर वाली को R2 माना है। बताओ, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अपनी बुक में आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। धातु का एक पाइप है, ये पाइप है। ठीक है, ये कितना लंबा है? ये 77 सेंटीमीटर लंबा है। यानी इसकी जो ऊंचाई है इस तरीके से कितनी है? 77 सेंटीमीटर है। यानी यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है? H बराबर 77 सेंटीमीटर। H बराबर 77 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं आंतरिक त्रिज्या निकाल सकता हूं इसकी। आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी, यानी 2 सेंटीमीटर। और वो मैंने किसको माना है? R1, यानी R1 बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। ये चीज क्लियर? यहां तक क्लियर? आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने उसका आधा करके आंतरिक त्रिज्या निकाल ली, और आंतरिक त्रिज्या को मैंने R1 माना था, तो R1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोला गया है? और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो बाहरी व्यास जो है, बाहरी व्यास कितना है? बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी। बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी आधी, यानी, और वो मैंने क्या मानी है? R2। R2 बराबर कितनी हो गई? 2.2 सेंटीमीटर। बताओ, R1 और R2 आपको मिल गए हैं। R1 और R2 आपको मिल गए हैं, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? देखिए बुक में, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh। अब किसकी बात हो रही है? आंतरिक की। आंतरिक की त्रिज्या क्या है? R1। तो यहां क्या हो जाएगा? 2πR1h।
तो यानी ये कितना हुआ 2 गुणा 22/7 गुणा आंतरिक, मैंने R1 मानी थी ना, देखो आंतरिक R1 मानी थी, आंतरिक R1 है तो R1 कितनी है 2, तो गुणा 2 गुणा H, सॉरी H तो दिया हुआ है ना, कितना 77, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 11, तो 2 गुणा 22 गुणा 22, तो ये कितना आएगा 44 गुणा 22, यानी 968 आएगा। ठीक है, हाँ जी 968 सेंटीमीटर इसको आया। फर्स्ट पार्ट क्लियर सभी को? फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर, आसान है। सेकंड भी आसान है। अब क्या रख दोगे R2H, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका CS से क्या होगा 2π R2H, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा R2 कितना है 2.2 गुणा H कितना है 77, तो 7 11, तो ये कितना बचा 44 गुणा 2.2 गुणा 11, ठीक है 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, 96.8 गुणा 11, 11 8 88, 11 6 66 और 8 74, 11 99 और 7 106 और 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई डाउट किसी को? मैंने आपको आंतरिक और बाहरी इसीलिए समझाया था जिससे आपको क्वेश्चन आसान लगे। ये दोनों पार्ट बहुत आसान लग रहे होंगे अब आपको, कुछ नहीं था। जब आंतरिक की बात हो रही है तो आंतरिक का निकाल दिया, जब बाहरी की बात हो रही थी तो बाहरी का हमने निकाल दिया। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, आंतरिक से मतलब क्या था कि जो अंदर की तरफ जो है पाइप, जो ये जो पीले वाला जो अंदर का वाला हिस्सा है उसका वक्र पृष्ठ ये है। बाहरी का मतलब क्या था, ये जो बाहर वाला है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ। तीसरा पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो आपको यहाँ पर देखो दो हिस्से दिख रहे हैं ना, एक पीले वाला और एक हरे हरे वाला। ठीक है, तो आंतरिक का मतलब ये जो अंदर पीले वाला हिस्सा है उसका वक्र पृष्ठ ये आया है, और बाहरी का मतलब जो बाहर वाला है उसका वक्र पृष्ठ ये आया है, मतलब ये हरे वाला। सबको समझ आया? इससे समझ आ रहा है आंतरिक ये है पीले वाला, बाहरी ये है हरे वाला। और वो सिंपल ऑब्वियस सी बात है कि बाहर वाला ज्यादा ही होगा तो वो ज्यादा ही आ रहा है अंदर वाले से। ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम अगली क्लास में करेंगे, वो भी आसान है, बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। आप उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी। अब अगर कोई डाउट है तो आपका डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट